हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको अपनी वीडियो सीरीज के बारे में बताना चाहूँगा। उसके बाद हम अपना आज का टॉपिक चालू करेंगे। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं और बहुत से ऐसे भी होंगे जो इस बार पहली बार देंगे। तो दोस्तों, मैं स्पेशली जो पहली बार देंगे उनके लिए कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। 2012 में CGPSC ने अपना नया पैटर्न लागू किया। तो दोस्तों, 2012 से 14 तक यदि हम PSC के पेपर को देखें तो उसमें अधिकतर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते थे, यानी सीधा क्वेश्चन और उसका फैक्ट जो रहता था वही आंसर होता था। लेकिन दोस्तों, 2015 और 16 जो पिछले 2 साल के पेपर हैं उसमें PSC ने अपने पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव लाया क्वेश्चन पूछने के ढंग में। अब जो है दोस्तों, 45 से 50% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो किसी एक टॉपिक के ऊपर रहते हैं और वो एक ही क्वेश्चन पूरे टॉपिक को कवर करता है। यदि हम उस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते तो दोस्तों वो क्वेश्चन हमसे वहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि एक क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर 4 से 5 पॉइंट रहते हैं और उसमें से दोस्तों PSC इतना खेल खेलेगा वहाँ पे कि जो आपको पता रहेगा वो हमेशा वो ऑप्शन में सब में कॉमन रहेगा। तो उसके लिए दोस्तों, जब तक हमारी उस टॉपिक में पकड़ नहीं होगी वो क्वेश्चन हमसे वहाँ पे बने रहेंगे। तो दोस्तों, जो मेरी वीडियो सीरीज रहेगी वो बेसिकली उसी 45 से 50% क्वेश्चन जो को कवर करने के लिए रहेगी, ताकि हम वो 45 से 50% जो क्वेश्चन हमसे छूटते हैं या कुछ ही बन पाते हैं उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे बना सकें। अगर PSC जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार PSC का पैटर्न भी चेंज होगा, तो यदि अगर सेकंड पेपर जो है वहाँ पे क्वालिफाई कर देता है तो जितना भी पूरा प्रेशर पहले पेपर में आएगा और पहला पेपर ही जो है वो कट ऑफ डिसाइड करेगा। तो दोस्तों, जो मैं 45 से 50% जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो सीरीज में उसी को पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा सोना खान का विद्रोह। तो जो सोना खान के विद्रोह में दोस्तों जितने भी फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो हमारी सोना खान के विद्रोह में मेन कैरेक्टर हैं, मैं उसको यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिख चुका हूँ, तो इसको आप नोट कर लिएगा। बाकी जो विद्रोह है उसको मैं यहाँ पे कवर करूँगा और जितने भी ये पात्र मैंने लिखे हैं उसका जो भी हमारे विद्रोह से रिलेटेड जो पार्ट है उसको मैंने यहाँ ब्रैकेट में बताया है, उसको भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक चालू करते हैं, सोना खान का विद्रोह। दोस्तों, सोना खान का विद्रोह से पहले हम थोड़ा सा सोना खान जमींदारी के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। सोना खान की जमींदारी जो दोस्तों कलचुरी शासक थे, एक बाहर से जिन्हें बहारेंद्र भी कहा जाता था, उनका छत्तीसगढ़ में शासन लगभग 1500 ईस्वी के आसपास रहा है। उस काल में ही दोस्तों सोना खान के एक जमींदार हुए थे, वो थे बिसैया ठाकुर, जो कि वीर नारायण सिंह के ही पूर्वज थे। उनको ये जमींदारी कलचुरी शासक जो थे उनको उपहार स्वरूप प्रदान की थी, क्योंकि दोस्तों जो सोना खान के जमींदार होते थे वो कलचुरी शासकों को सैनिक सहायता प्रोवाइड करते थे। इसी के लिए जमींदारी जो है वो पूर्ण रूप से कर मुक्त थी। तो कलचुरी शासन के प्रारंभ से लेकर मराठा शासन के अंत तक या यूं बोल लेकर ब्रिटिश शासन के प्रारंभ तक ये जमींदारी जो थी पूर्ण रूप से कर मुक्त थी। दोस्तों, यही पहला कारण था कि जो ब्रिटिशर्स थे जब उनका प्रत्यक्ष शासन 1854 में आया तो या तो वो इस जमींदारी से कर लेना चाहते थे या इस जमींदारी का दर्जा ही समाप्त करना चाहते थे। अब दोस्तों, जब छत्तीसगढ़ में मराठा शासन चल रहा था तो उस समय नागपुर के जो छत्तीसगढ़ था वो भी नागपुर के अंडर में ही आता था। तो उस समय नागपुर के भोसला वंश के शासक जो थे वो अप्पा साहब बनना चाहते थे। अप्पा साहब वहां पे शासक बनने के लिए दोस्तों अंग्रेजों से एक संधि की थी। उस संधि के तहत जो थे अंग्रेज वहां पे प्रत्यक्ष रूप से तो स्थापित नहीं हुए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर नागपुर की गद्दी में स्थापित हुए अंग्रेज, और अप्पा साहब वहां के शासक बने। अंग्रेज जो थे अप्पा साहब को वहां पे सैनिक सहायता भी प्रोवाइड कराते थे। पहले तो अप्पा साहब जो थे दोस्तों अंग्रेजों की संधि के समर्थक थे, लेकिन जैसे ही वो शासक बने उन्होंने अपनी रणनीति में परिवर्तन लाया और अंग्रेजों का ही विरोध करने लगे। तो इस विरोध में वीर नारायण सिंह के पिताजी जो राम राय थे उन्होंने जो है अंग्रेजों का समर्थन ना करके
उन्होंने राम राय हमारे अप्पा साहब का समर्थन किया था। अप्पा साहब को तो अंग्रेजों ने वहां गद्दी से उतार दिया, लेकिन उन्होंने राम राय से एक संधि की। उस संधि की शर्त यह थी कि राम राय या उनके कोई भी रिश्तेदार अंग्रेजों के जो भी कार्य होंगे उनमें बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। तो जब तक राम राय जीवित रहे 1830 तक उन्होंने इस संधि का जरूर पालन किया। लेकिन जैसी उनकी मृत्यु 1830 में वीर नारायण सिंह जो थे यहाँ के शासक बने। वीर नारायण सिंह का जन्म जो है दोस्तों 1795 में हुआ था। वो 35 साल की उम्र में दोस्तों वहां जमींदार बने थे। वो अपने पिताजी के शासनकाल में भी दोस्तों अंग्रेजों द्वारा जो शोषण किया जा रहा था वो उससे अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन वो उस समय कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन जब वो जमींदार बने तो उन्होंने उसका विरोध करना भी प्रारंभ किया। उस जमींदारी के आसपास जितने साहूकार लोग थे वो भी जो थे किसानों का शोषण करते थे। तो उसमें से ही एक साहूकार था देवनाथ मिश्र, जो किसानों का शोषण कर रहा था। उसकी हत्या वीर नारायण सिंह ने यहाँ पे की थी। उसके बाद दोस्तों 1830 का काल तो ये चले गए। एक ब्रिटिश अधिकारी है जेनकिंस, उनकी रिपोर्ट ये थी कि जो सोना खान की जमींदार थे वो जमींदारी क्षेत्र के अलावा जो खालसा क्षेत्र में 300 गांव आते थे वो उनको भी हथियार रखे थे। यानी जो 300 गांव खालसा क्षेत्र के थे वहां पे सोना खान की जमींदारी का इतना प्रभाव था कि वो जो खालसा क्षेत्र के शासक होते थे उनको कर ना देकर जो सोना खान के जमींदार थे उनको कर देते थे। लेकिन दोस्तों ये रिपोर्ट कितनी सच्ची है ये आप यहाँ समझ सकते हैं। वास्तविकता तो ये थी कि दोस्तों जो सोना खान के जमींदार थे और उनके जो क्षेत्र के अंदर 300 गांव लगभग आते थे उसमें से 250 जो गांव थे वो अंग्रेजों ने पहले ही अपने अंडर में ले लिया था। अब जब 1856 का काल आया तो इस क्षेत्र में दोस्तों भारी अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। सोना खान और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे लोग भूखमरी से मरने लगे थे। तो इस समय जो वीर नारायण सिंह थे दोस्तों पहले तो अपने घर में जितने धान था वो वहां के लोगों में बांट दिया। लेकिन दोस्तों जनसंख्या इतनी थी कि वो सभी लोगों के जो भूख थी उसकी पूर्ति नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे नागपुर क्षेत्र छत्तीसगढ़ क्षेत्र के वो थे चार्ल्स इलियट, उनको एक पत्र लिखा कि हमारे जमींदारी के आसपास अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई है, आप यहाँ पे या तो भोजन की व्यवस्था कराइए या किसी के हाथों भेजिए। लेकिन इलियट ने उसका जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अपने पत्र में एक चीज जरूर लिखी जिसमें यह बात कही गई थी कि हिंदुस्तानी मरते हैं तो मरने दो, मौत तो कुत्तों की भी होती है। इस बात से जो वीर नारायण सिंह थे दोस्तों बहुत आहत हुई उनको, और उन्होंने जो एक खरौत के व्यापारी थे माखन बनिया, उनका जो गोदाम था वो पूरी तरीके से धान से भरा हुआ था। तो पहले तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अकाल पीड़ितों में धान बांट दो। जब उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने वीर नारायण सिंह ने उनके गोदाम का दरवाजा खोला और जितने भी धान था वो अकाल पीड़ितों में बांट दिया। जब इसकी सूचना ग्रैपुर जेल के अधीक्षक कैप्टन स्मिथ को लगी तो कैप्टन स्मिथ जो थे वो वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़े। 24 अक्टूबर 1856 ये वो दिन था जब वीर नारायण सिंह संबलपुर से गिरफ्तार किए गए। यहाँ दोस्तों संबलपुर याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमसे यहाँ मिस्टेक हो सकती है, क्वेश्चन कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पे सोना खान आंसर मारेंगे लेकिन आंसर इसका संबलपुर है। अब जब वीर नारायण सिंह को पकड़कर इलियट के सामने प्रस्तुत किया गया और साथ ही साथ जो खरौत के व्यापारी थे और आसपास के जितने साहूकार या जमींदार थे उनको भी इलियट के सामने प्रस्तुत किया गया, क्योंकि जमींदार जो थे और व्यापारी जो थे वैसे ही वीर नारायण सिंह से चिढ़ते थे, क्योंकि वीर नारायण सिंह न्यायप्रिय थे और प्रजा हितैषी थे, लेकिन बाकी जितने भी जमींदार थे वो शोषण करना चाहते थे।
तो जब उनको इलियट के सामने प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने पूरी घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया। अंत में वीर नारायण सिंह के ऊपर जो है लूट और चोरी का मुकदमा चला और उनको जेल में डाल दिया गया, रायपुर जेल में। उनको कितने साल की सजा हुई ये तो कहीं इसके प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन एक बात जरूर है, उनको जो है वो उन्होंने 10 माह और 4 दिन बाद जब हमारे क्षेत्र में और पूरे देश में सोना खान की 1857 की क्रांति फैल चुकी थी, तो उससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं था। और वीर नारायण सिंह जो है 28 अगस्त 1856 को अपने 3 साथियों की मदद से रायपुर जेल की 28 अगस्त 1857 को अपने 3 साथियों की मदद से रायपुर जेल के जो दीवार थे उसमें सुरंग बनाकर वहां से निकल गए, फरार हो गए और सोना खान पहुंचकर अपने 500 सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार कर ली। उस सैनिकों की जो 500 टुकड़ी तैयार की उनमें कुछ तोपखाने भी थी और कुछ जो थे तीर कमान में पारंगत भी थे। जब कैप्टन स्मिथ जो लेफ्टिनेंट स्मिथ थे वो सोना खान के जमींदार को गिरफ्तार करने के लिए रायपुर से निकले, उनके साथ लेफ्टिनेंट नेपियर भी थे। लेकिन सोना खान का जो रास्ता था वो पूरे तरीके से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, तो उनको सही से यहाँ पे मार्ग उनको पता नहीं था। तो यहाँ पे उनके मार्गदर्शक बने थे देवरी के जमींदार महाराज साय, जो रिश्ते में तो सोना खान के जमींदार के वीर नारायण सिंह के काका लगते थे, लेकिन उनमें कुछ पारिवारिक दुश्मनी थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। यहाँ पे उनके साथ देवरी के जमींदारी के साथ साथ दोस्तों 3 और जमींदारी थी जो अंग्रेजों का साथ दी थी। वो जमींदारी थी बिलाईगढ़, भटगांव और कटंगी। टोटल 4 जमींदारी ऐसी थी दोस्तों जो अंग्रेजों का साथ दी थी। ये पेपर में पूछा जा सकता है। अब दोस्तों जब वीर नारायण सिंह को यह सूचना लगी कि कैप्टन स्मिथ उनको लेफ्टिनेंट स्मिथ उनको लेने के लिए निकल पड़े, गिरफ्तार करने के लिए, तो उन्होंने अपने परिवार के जो जितने भी सदस्य थे और गांव के जितने प्रमुख लोग थे उनको सुरक्षित स्थानों में भेज दिया। उनमें उनके पुत्र गोविंद सिंह भी थे। और खुद जो है दोस्तों जब लेफ्टिनेंट स्मिथ को देवरी के जमींदार ने यह सूचना दी कि सोना खान के जो जमींदार है वो 500 सैनिकों की टुकड़ी लेके तैयार है, तो लेफ्टिनेंट स्मिथ तो दोस्तों वैसे ही अपनी कूटनीति के लिए जाना जाता था, तो उन्होंने सड़क मार्ग से ना जाकर जो है जोंक नदी को पार करके सोना खान पहुंच गए। जब वो सोना खान पहुंचे तो उन्होंने वहां पे वीर नारायण सिंह को नहीं पाया, क्योंकि वीर नारायण सिंह को जैसी ही सूचना लग गई कि कैप्टन स्मिथ आ रहे हैं तो वहां से वो दूसरे गांव में चले गए थे। जब कैप्टन स्मिथ ने देखा कि यहाँ पे जमींदार सोना खान के जमींदार नहीं है तो वो असमंजस की स्थिति में पड़ गई। तो उन्होंने फिर अपनी कूटनीति जो माहिर थे जिसमें उन्होंने एक चाल चली, सोना खान के अंडर जितने भी घर आते थे और प्रमुख लोग या के जो घर थे और लोग थे उनको जिंदा जलाए और घरों में आग लगवा दी। जब वीर नारायण सिंह ने यह देखा कि उनकी जो जमींदारी के लोग हैं, मासूम लोग हैं, वो जबरदस्ती बेमतलब के मारे जा रहे हैं, तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने का निर्णय ले लिया। और 1 दिसंबर 1857 को स्मिथ दोस्तों पहुंचा था सोना खान, और 2 दिसंबर 1857 को जो वीर नारायण सिंह थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। 5 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह जो थे दोस्तों उनको इलियट की अदालत में यहाँ प्रस्तुत किया गया, जो कि डिप्टी कमिश्नर थे। इलियट ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और उनको फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा दोस्तों यहाँ भी अंग्रेजों की क्रूरता तो खत्म नहीं हुई। 10 दिसंबर 1857 को जब वीर नारायण सिंह को फांसी दी जानी थी तो उनको 8 घोड़ों की एक बग्गी तैयार की गई, रस्सी से उसको बांधा गया और वीर नारायण सिंह को उल्टा उसमें रस्सी से बांध के घिसड़ा के लेके गया गया जय स्तंभ चौक तक। वहां तक पहुंचने तक दोस्तों वीर नारायण सिंह की जो शरीर की अधिकतर हड्डियां टूट चुकी थी, वो एक प्रकार के सिर्फ जिंदा लाश रह गए थे। वीर नारायण सिंह को दोस्तों यहाँ पे फांसी की सजा दी गई और यहाँ भी क्रूरता अंग्रेजों की खत्म नहीं हुई। सभी लोगों के सामने वीर नारायण सिंह को मृत शरीर को उनके तोपों से भी उड़ा दिया गया। दोस्तों यहाँ पे 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को माना जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। देवरी के जमींदार
महाराज साय जो कि यहाँ पे अंग्रेजों का समर्थन किया था, उनको सोना खान की जमींदारी का भी जमींदार बना दिया गया। और यहाँ पे गोविंद सिंह जो कि वीर नारायण सिंह के पुत्र थे, उनको गिरफ्तार करके नागपुर जेल में डाल दिया गया, जहां से 1860 में जब वो नागपुर जेल से रिहा हुए तो संबलपुर की क्रांति के एक नायक थे सुरेंद्र साय, उनको उनका समर्थन प्राप्त हुआ और वो दोनों ने मिलकर जब सोना खान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि महाराज साय यहाँ शासन कर रहे हैं, तो उन्होंने महाराज साय की हत्या कर दी। लेकिन 1864 की घड़ी थी दोस्तों, जब सुरेंद्र साय अचानक अंग्रेजों के घेरे में फंस गए और उनको गिरफ्तार करके असीरगढ़ के किले में डाल दिया गया, जिसके बारे में हम डिटेल में संबलपुर के विद्रोह में देखेंगे। इसके बाद दोस्तों जो गोविंद सिंह थे, उनको यह समझ आ गया कि उनके पास ना तो धन है और ना ही सेना है जो अंग्रेजों से लड़ सके, तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों उनके माफी को स्वीकार करते हुए अंग्रेजों ने सोना खान के कुछ क्षेत्र को उनको शासन करने के लिए दे दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों सोना खान के विषय में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम ये अनुमान लगाए कि वीर नारायण सिंह ने लगभग कितना धान जो था वो अकाल पीड़ितों में बांटा था, तो उसमें एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों अंग्रेजों ने जो माखन बनिया थे उसको 1377 रुपए 8 आने जो है भुगतान किए थे। तो उस हिसाब से लगभग 1400 बोरे को वीर नारायण सिंह ने अकाल पीड़ितों में बांटा था। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और पेपर में पूछा जाता है कि वीर नारायण सिंह कौन सी जनजाति के थे। तो दोस्तों वीर नारायण सिंह जो थे मुख्य रूप से बिंजवार जनजाति के थे। अब बिंजवार जनजाति की बात निकली तो दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिंजवार जनजाति के बारे में बता दूं। दोस्तों बिंजवार जनजाति जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के जो है रायपुर, बलौदाबाजार, बिलासपुर और रायगढ़ क्षेत्र में निवास करते हैं। तीर उनका जो है जाति का सूचक चिन्ह है। मुख्य रूप से विंध्यवासिनी देवी जो है उनके अपनी कुल देवी मानते हैं। और जो इनका मुख्य रूप से 3 उपजाति दोस्तों आजकल पेपर में पूछा जा रहा है, लाइब्रेरियन के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो उपजाति जो बिंजवार जाति के दोस्तों वह सोनझार, बिरजिया और बिंछिया, ये 3 उपजाति हैं। दोस्तों मैंने बीच में जेनकिंस की एक रिपोर्ट की चर्चा की थी जिसमें मैं ये बताया था कि 300 खालसा क्षेत्र हड़पे थे। तो यहाँ पे मैं दोस्तों ये भी बता दूं कि खालसा क्षेत्र आखिर होता क्या था। मराठा काल में दोस्तों 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे, एक होता था खालसा क्षेत्र और एक होता था जमींदारी क्षेत्र। खालसा क्षेत्र दोस्तों उस क्षेत्र को बोला जाता था जहां पे जो मराठा है वो प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, वहां पे कर लगाना या राजस्व की वसूली करना सीधा मराठों के हाथ में होता था। और दूसरा क्षेत्र होता था जमींदारी क्षेत्र, उसमें जो है दोस्तों एक जमींदार को नियुक्त किया जाता था और वो जमींदार जो है उसका काम ये होता था कि वो जमींदारी से वार्षिक कर वसूल करे, एक निश्चित राशि वसूल करे और उनको मराठों तक पहुंचाए। तीसरा जो क्षेत्र था दोस्तों ताहूदारी क्षेत्र, जो कि ब्रिटिश काल में जुड़ा था, जिसके बारे में हम ब्रिटिश काल में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों यदि मैं वीर नारायण सिंह के पूरे बलिदान को या एक चंद लाइनों में या पंक्तियों में बताना चाहूं तो मैं बताऊंगा दोस्तों। ये मेरी तो लाइनें नहीं है, लेकिन दोस्तों मैंने भी कहीं पढ़ा था, मेरे को अच्छा लगा तो मैंने सोचा शेयर कर दूं। देश हेतु जीते हैं वो, देश हेतु मर जाते हैं, इन वीरों के यश गानों को सारा जहां गुनगुनाते हैं। लड़ते लड़ते जो मर गए वही इतिहास बनाते हैं। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद आप ही कहलाते हैं, आप ही कहलाते हैं। अब दोस्तों अगर आपको आज के टॉपिक सोना खान के विद्रोह से कोई भी डाउट हो तो मेरे YouTube चैनल में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और सोना खान के विद्रोह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, या वो CGPSC हो या व्यापम हो या कोई अदर एग्जाम हो, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की दूंगा और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन भी दूंगा जो पूछे जा सकते हैं।
तो उसका भी आप आंसर दीजिएगा कमेंट में, मैं उसको अगले वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन भी आंसर दूंगा। अब दोस्तों मैं कुछ अपने वीडियो में नया करना चाहता था, इसलिए मैं दोस्तों मेरे वीडियो जो रहेंगे दोस्तों डेली रहेंगे, डेली एक वीडियो आएगा। और जिस डेट में वीडियो आएगा दोस्तों, उस डेट में उस दिन जोन सी तारीख रहेगी, उस तारीख में विश्व में या भारत में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होंगी भारत के इतिहास और विश्व के इतिहास में, उसको हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर मैं फैक्ट बताऊं कुछ भी, अगर आप पढ़ेंगे कॉपी में या बुक में तो वो उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप सुन लेंगे तो जरूर आपको वो चीज़ पेपर में याद रहेगी। तो दोस्तों आज तारीख है 25 जुलाई। आज के दिन का फैक्ट देखते हैं दोस्तों। आज ही के दिन 1997 में भारत के 10वें राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जो थे वो निर्वाचित हुए थे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे, और अभी कुछ दिनों पहले ही भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी चुने गए हैं, निर्वाचित हुए हैं। वो भी दलित राष्ट्रपति, वो दूसरे भारत के दलित राष्ट्रपति। इसलिए दोस्तों ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, आने वाले पेपर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएगा। दूसरा है दोस्तों आज ही के दिन 1814 में स्टीम लोकोमोटिव का आविष्कार हुआ था, जिसको जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था। तीसरा है दोस्तों आज ही के दिन 1978 में इंग्लैंड में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो थे लुइस ब्राउन, उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों आज के डेट से रिलेटेड ये 3 फैक्ट हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, अच्छा तो लगा ही होगा, पता है मेरे को, लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरे जो वीडियो हैं सबसे पहले आप ही देख सकें। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारा जो रिलेशन आज बन रहा है वो जितना बड़ा होगा, जितने हमारे परिवार में जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतना मेरे को भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, आपको भी सुनने में उतना ही मज़ा आएगा, क्योंकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और आने वाले समय में दोस्तों 4 से 5 दिन बाद मैं पंचायती राज में भी काम कर रहा हूँ दोस्तों, उसमें मैं उसके ऊपर एक वीडियो रोज रात को डालूंगा। 4-5 दिन बाद से वो चालू होगा, और दिन में जो रहेगा वो हिस्ट्री की जो जैसे डर है हिस्ट्री वो कंटिन्यू रहेगा। चलिए दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।